पिछले भाग में हमने देखा था कि सतीश के साथ उपेन भैया एक बार फिर से कलकत्ता आए हुए हैं। स्टेशन पर उन्हें लेने एक यूरोपियन पोशाक में बंगाली साहब आए हुए हैं जो उपेंद्र के मित्र हैं। उनका नाम ज्योतिष राय है और वो बैरिस्टर हैं। बहुत से रास्तों और गलियों को पार कर बड़े बड़े खंभों वाले एक बहुत बड़े मकान के सामने आकर उनकी गाड़ी रुकी थी। हमने देखा था कि तीनों उतर पड़े थे। आगे सुनते हैं। शाम होने में अब देर नहीं है। उपेंद्र और सतीश पथुरिया घाट की एक बड़ी तंग गली के मोड़ पर आकर खड़े हो गए। उपेंद्र ने कहा, लगता है जरूर यही गली है। सतीश ने संदेह प्रकट किया, यह गली कतई नहीं है। इस गली में उनका मकान हो ही नहीं सकता। टूटे फूटे दीवार पर टीन का एक टुकड़ा ठोका हुआ है। उस पर एक दिन इस गली का नाम लिखा हुआ था, पर अब पढ़ा नहीं जा सकता। सतीश बोला, अच्छी तरह जाने बिना इस गली में नहीं घुसना चाहिए। यह गली पाताल जाने की सुरंग भी हो सकती है। उपेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, तो तू पहरेदार बनकर यहीं खड़े रह, मैं अंदर जाकर देख आता हूं। सतीश ने पहले बाधा देने का प्रयत्न किया, फिर उपेंद्र के पीछे पीछे चलते चलते बोला, उपेन भैया, हम जैसे मुस्टंडे भी शाम के बाद ऐसी जगहों पर आने की हिम्मत नहीं करते हैं, पर आप में तो बहुत हिम्मत है। उपेंद्र ने हंसकर कहा, मुस्टंडों को क्या शरीफों से ज्यादा हिम्मत होती है? सतीश, बुरा काम करने की कोशिश को हिम्मत नहीं कहते। सतीश उपेंद्र की बातों का प्रतिवाद किए बिना अत्यंत सावधानी से रास्ता देखता हुआ चलने लगा। पांवों के नीचे बदबूदार कीचड़ से भरी खुली हुई मोरी थी। कमजोर नजरों वाले सतीश के उसमें गिर जाने की पूरी आशंका थी। एक जगह वह छोटी सी गली बेहद संकरी थी और वहां अंधेरा गहराने को आया। सतीश ने पीछे से उपेंद्र के कुर्ते का छोर खींचा। उपेन भैया, यह क्या कर रहे हो? इतनी रात गए जान देने का इरादा है क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, याद आया है, अब एक मकान के बाद ही 13 नंबर का मकान है। लगभग 8-1 बरस पहले सिर्फ एक दिन में यहाँ आया था, इसीलिए मैं पहले पहचान नहीं सका था। अब पहचाना है, यही रास्ता है। सतीश ने विश्वास नहीं किया, बोला, यही रास्ता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए नहीं। जिनके लिए यह रास्ता बनाया गया है उनमें से किसी के पैर से पैर छू गया तो इतनी रात गए मुझे नहाना पड़ेगा। इस समय लौट चले। उपेंद्र जवाब दिए बिना सतीश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले चले तथा और भी थोड़ा आगे आकर एक मकान के सामने खड़े हो गए और बोले, तू तो सिगरेट पीता है, तेरी जेब में दिया सलाई होगी, एक बार उसे जलाकर देखो कि इस मकान का नंबर क्या है। सतीश ने दिया सलाई जलाकर अच्छी तरह से मकान का नंबर जांचा और कहा, अच्छी तरह पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन चौखट पर खड़िया से 13 नंबर लिखा हुआ है। शायद तुम्हारी ही बात ठीक है। उपेंद्र उत्तर दिए बिना पुकारने लगे, हारान भैया, ओ हारान भैया। ऊपर नीचे पास दूर हर जगह अंधेरा था, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सतीश भयभीत हो उठा। उपेंद्र फिर पुकारने लगे। बहुत देर बाद ऊपर की खिड़की जरा सा खुली और साथ ही किसी स्त्री की आवाज आई, कौन है? उपेंद्र ने कहा, दरवाजा खोलने को कह दीजिए। हारान भैया कहाँ हैं? आती हूं, जरा ठहरिए। पल भर बाद दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही पतली सी रोशनी की रेखा रास्ते पर आकर पड़ी। उपेंद्र दरवाजा धकेलकर चौखट पर खड़े होकर स्तंभित हो गए। जिस नारी ने दरवाजा खोला था वह मिट्टी के तेल की ढिवरी हाथ में लिए एक किनारे खड़ी है। सिर पर के आंचल के बीच से यत्नपूर्वक बनाए हुए जूड़े का एक भाग दिखाई दे रहा है। देखने में आया कि उसका एक भी बाल इधर उधर नहीं हुआ है। निर्दोष सुंदर मुंह पर हाथ की रोशनी में दोनों भौहें के बीच एक बिंदी चमक उठी और थोड़ी सी झुकी हुई दोनों आंखों से जो बिजली का प्रवाह बह गया, उसकी अपूर्व ज्योति ने चारों ओर के घोर अंधेरे में पल भर के लिए दोनों को भ्रमित कर डाला। सतीश को साफ साफ दिखाई पड़ा
कि होठों पर खिंची हंसी की रेखा संकोच के कारण बार बार वापस चली जा रही है। उसने उपेंद्र को धकेल दिया। उपेंद्र चकित होकर हड़बड़ा कर बोल उठे, हारान भैया कहाँ हैं? उस नारी ने कहा, वे ऊपर हैं। वे ना तो उठ सकते हैं ना चल सकते हैं। माँ भी आज 7-8 दिनों से खाट से लग गई हैं। घर में सिर्फ मैं अच्छी हूँ। आप उपेंद्र बाबू हैं ना? हम लोगों ने आशा की थी कि आप कल आएंगे, इसीलिए हम तैयार नहीं थे। रसोई घर में रहने पर इधर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, बहुत पुकारना पड़ता है। ऊपर चलिए, यहाँ बहुत ठंड है। इतना कहकर वह रास्ता दिखाती हुई ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। हवेली है। पहले ऊपरी मंजिल पर 4-5 कमरे थे, उसमें से 2 तो बिल्कुल गिर चुके हैं और एक अगली बरसात में गिरने ही वाला है। बाकी 3 में से सामने वाले कमरे में तीनों ही घुसे। कमरे में घुसने के साथ ही यह समझ में आ गया कि पहले से खबर दिए बगैर आना बिल्कुल गैर वाजिब हुआ है। चूहों का दल तब से ऐसे फटे पुराने तोशक तकियों से, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, रुई को बाहर निकाल समूचे कमरे में फैलाकर मनमाने ढंग से भाग दौड़ कर रहा था। असमय रोशनी और लोगों की आवाजाही की वजह से चूहे ची ची कर उठे। समूचे कमरे में टूटी फूटी मेज, कुर्सियां, टूटे फूटे लकड़ी के ट्रंक, टूटे कनस्तर, खाली शीशियां, बोतलें और भी कितना कुछ प्राचीन समय की गृह सज्जा का अवशेष इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। उन सब चीजों के एक किनारे एक चौकी बिछी हुई है। फटी गद्दियों, तोशकों, तकियों आदि को एक के ऊपर एक रखकर जबरन एक किनारे धकेल दिया गया है और उसी के एक हिस्से में एक चटाई बिछाई हुई है। यह मेहमान के लिए है। उस नारी ने फर्श पर मिट्टी के तेल की ढिबरी रख दी और कहा, जरा इंतजार कीजिए, मैं खबर देती हूँ। इतना कहकर वह ज्यों ही कमरे से बाहर हुई, त्यों ही सतीश जूते पहने हुए ही मेहमानों के बैठने की जगह पर उछलकर खड़ा हो गया। उपेंद्र डरते हुए बोल उठे, यह क्या कर रहे हो? सतीश ने फुसफुसा कर कहा, पहले जान फिर जहान, देखते नहीं हो? रोशनी देखकर कमरे के सारे सांप वांप पैरों के पास भागे आ रहे हैं। सतीश ने जिस तरह से डर दिखाया, उससे विचार विमर्श और तर्क वितर्क करने का कोई अवसर नहीं रहा। उपेंद्र भी मेहमानों के बैठने की जगह पर उछलकर खड़े हो गए। उस चौकी पर इतनी कम जगह थी कि उस पर एक साथ 2 आदमी खड़े नहीं रह सकते थे। इसलिए उस पर खड़े रहने के लिए जब वे दोनों एक दूसरे को धकेल रहे थे, उसी समय वह नारी वापस आई और किवाड़ के सामने खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस उठी। ये लोग डर गए हैं, यह उसकी समझ में आ गया था। बोली, यह मेरे ससुर की ड्योढ़ी है, आप लोग इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उपेंद्र शर्मिंदा होकर जल्दी से उतर पड़े और सतीश पर अत्यंत विरक्त होकर बुदबुदाने लगे, तुमने ऐसा डरा दिया, ऐसा कर उठे कि। पर सतीश नहीं उतरा, लेकिन नम्रता पूर्वक बुदबुदाते हुए बोला, मैंने क्या शौक से डराया था? उपेन भैया, मैं जानता हूँ मेरा ज्ञान चाणक्य के श्लोकों तक ही सीमित है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने इतना सा सीखा है कि आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। फिर सतीश ने प्रकट में उस नारी को निहारते हुए कहा, आपके ससुर की ड्योढ़ी की बेइज्जती करने की हमारी मजाल नहीं, बल्कि काफी इज्जत के साथ आपकी प्रजा यानी शरण में पले चूहों का रास्ता छोड़ हम दोनों इतनी सी जगह पर खड़े हैं। तीनों ही हंस उठे। इस मजाक ने उस गरीब गृहिणी को दुखित नहीं किया था, बल्कि इसके भीतर जो सरलता और संवेदना छिपी हुई थी, उसे यह तरुणी बड़ी आसानी से स्वीकार कर सकी थी। इसकी छाप उपेंद्र को उसके हंसी से चमकते चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ी थी। इसे देखकर उपेंद्र ने मन ही मन बड़ा आराम महसूस किया था। उसके मुंह की ओर निहार कर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, आपकी प्रजा यानी आपकी शरण में पले ये चूहे आपके सामने उस पर जुल्म करने की कोई हिम्मत नहीं करेंगे। अब तो वह शायद उतर आ सकता है। जरूर, कहकर बहू ने मिट्टी के तेल की ढिबरी अपने हाथ में उठा ली और सतीश की ओर देख
संसार को मोहित करने वाली हंसी हंसकर कहा, अब निर्भय हो राज दर्शन को चलिए। उस बहू के साथ उपेंद्र और सतीश के परिचित ना होने के कारण उन सबके बीच जो दूरियां थीं वे इतने से हंसी मजाक से मानो बिल्कुल कम हो गईं और तीनों ही प्रसन्न मुंह से कमरे के बाहर निकल आए। उपेंद्र और सतीश हंसते हुए एक दूसरे कमरे में घुसते ही सिहर कर स्तब्ध होकर खड़े हो गए। क्रोधित गुरुजी की आकस्मिक चपत खाकर हंसी में डूबे शिशु छात्र के मुंह का भाव जिस तरह बदलता है, उसी तरह इन दोनों के मुंह की हंसी पल भर में उदासी में बदल गई। थोड़ी देर बाद जब उदासी दूर हुई तो उपेंद्र ने पास वाले बिस्तर के नजदीक जाकर पुकारा, हारान भैया। हारान मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। धीमी आवाज में बोले, आओ भाई आओ। अब मैं उठ बैठ नहीं सकता हूँ, तुम्हें भी तकलीफ दी। इतना कहकर वे हाँफने लगे। उपेंद्र धम से बिस्तर के एक किनारे बैठ गए। उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए और बुदबुदाते हुए सारी हड्डी पसलियों को कपाती हुई एक बलगम भरी उसास उनके कंठ तक फैल गई। उन्होंने बात करने का साहस नहीं किया, दांत भींच कर कठोर बने बैठे रहे। उधर सतीश एक बहुत बड़े लकड़ी के संदूक पर मुंह सुखाए बैठा रहा। मैले कुचैले और फटे पुराने बिस्तर के सिरहाने की ओर मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा है। कमरे में दूसरी बत्ती नहीं है। हारान की जीती जागती लाश पड़ी हुई है और उसके रक्त रहित विवर्ण शीतल मुख पर टिमटिमाते दिए की रोशनी पड़ रही है। सूर्य की गर्मी और आकाश की हवा से हमेशा वंचित इस मकान की ईंट ईंट में जो जीर्णता और अंधकार पलता तथा मजबूत होता आ रहा है, इस कड़ाके की जाड़े की रात में बहुत कम रोशनी से कोढ़ की तरह वह तमाम दीवारों पर उभर आया है। दिन रात बंद रहने वाले इस मकान की दूषित बंधी हुई घिरी हुई हवा आत्मघाती के मुंह से निकले हुए विषैले फेन की भांति ऊपर उठ उठकर इस मकान में रहने वालों की सांस नली को मानो हर पल बंद करती आ रही है। दरवाजे पर यमदूत का पहरा पड़ा हुआ है। हर तरफ निहार कर सतीश बार बार सिहर उठा। उसे लगने लगा कि वह चिल्लाता हुआ भागकर एकदम रास्ते पर आ जाए तो वह जी उठे। यहाँ आदमी जीवित कैसे रहता है? पास ही बहू खड़ी थी। उसकी ओर एक बार देखते ही मानो वह और भी डर गया। उसका वह अतुलनीय रूप कहाँ गया? उसकी वह हंसी कहाँ गई? उसकी दृष्टि के सामने मानो किसी एक प्रेत लोक का पिशाच उठाया। वह सोचने लगा, जिसके पति की यह दशा है वह हंसती है, हंसी मजाक में भाग लेती है, जूड़ा बांधती है, बिंदिया लगाती है। एक पल के लिए उसके मन में तमाम नारी जाति के प्रति घृणा पैदा हो गई। ऐसे समय हारान ने पुकारा, किरण, माँ यह जानती है कि उपेन आया है? बहू पास आकर झुकी और धीरे धीरे बोली, माँ सो रही है। डॉक्टर साहब कह गए हैं कि उन्हें नींद से न जगाया जाए। हारान मुंह बनाकर चिल्ला उठा, भाड़ में जाए डॉक्टर, तुम जाओ, माँ से कहो। पास बैठे उपेंद्र को सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। वे व्यग्र होकर बोल उठे, आज रात को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, कल सवेरे उन्हें बता दीजिएगा। उपेंद्र को यह समझने में देरी न लगी कि बहुत दिनों से लगातार बीमार रहने के कारण हारान बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इसीलिए उस निरपराध सेवा परायणा बहू को अकारण तिरस्कार से व्यथा का अनुभव कर कुछ सांत्वना दिलाने की इच्छा से उन्होंने एक बार उसके मुंह की ओर देखा, पर कुछ दिखाई न दिया। किरणमयी के झुके हुए मुंह पर दिए की रोशनी नहीं पड़ती थी। कुछ देर तक यूं ही रह वह तेज कदमों से कमरे के बाहर निकल गईं। उपेंद्र उदास होकर बैठे रहे और हारान हाँफने लगे। वह स्तब्ध कमरा सतीश के लिए और भी भयंकर हो उठा। थोड़ी देर बाद ही हारान ने उपेंद्र को छूकर पास आने का संकेत करते हुए अत्यंत धीमी आवाज में पूछा, 7-8 बरस बाद भेंट हुई है, इस बीच क्या तुम एक बार भी यहाँ नहीं आए थे? इस बीच उपेंद्र को बहुत बार इधर आना पड़ा था, लेकिन वे उसे स्वीकार न कर सके। बोले, तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है हारान भैया? हारान ने कहा, बुखार, खांसी, यही सब।
अब उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अंतिम घड़ियां गिन रहा हूं। उधर संदूक पर बैठे सतीश ने मन ही मन सिर हिलाया। हारान ने फिर कहा, मुझे भी तुम्हारी याद नहीं आई थी। समय पर तुम्हारी याद आती तो काम होता। कुछ देर चुप रहकर फिर बोले, काम भला क्या होता, खैर उन बातों को जाने दो। हाँ भाई, एक काम करो, मेरा 2000 रुपयों का जीवन बीमा है और है यह टूटा फूटा मकान। तुम वकील हो, एक वसीयत बना दो ताकि सारी चीज़ों पर तुम्हारा पूरा अधिकार हो। उसके बाद रहे तुम और मेरी बूढ़ी माँ। उपेंद्र ने कहा, और तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी किरण? हाँ, वह तो है ही। उसके माँ बाप में से कोई जिंदा नहीं है, उसकी भी देखभाल करना। उपेंद्र अपलक आंखों से मरणासन्न हारान के मुंह की ओर निहारते निहारते सोचने लगे। सतीश जेब से घड़ी निकालकर उठ खड़ा हुआ और बोला, उपेन भैया, रात के 10 बज चुके हैं। वहां के लोग शायद चिंता करते होंगे। हारान ने उसकी ओर देखकर कहा, यह कौन है उपेन? यह मेरा दोस्त है, हम एक ही साथ कलकत्ता आए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ हारान भैया, कल सवेरे मैं फिर आऊँगा। नहीं, कल नहीं, एक बारगी वसीयत बनाकर परसों आना। जो कुछ मेरा है और जो कुछ मुझे कहना है वह मैं उसी दिन तुम्हें बता दूंगा। हाँ, याद आया, तुम यहाँ कहाँ ठहरे हो? शहर के एक किनारे अपने एक दोस्त के वहां ठहरा हूं। उपेंद्र जब जाने को तैयार हुए तो हारान ने पुकार कर कहा, किरण? उपेंद्र ने झट से रोक कर कहा, रहने दो, सतीश की जेब में दिया सलाई है, हम लोग आराम से चले जाएंगे, वे शायद काम में लगी होंगी। इसके जवाब में हारान ने जो कुछ कहा कुछ समझ में नहीं आया। सतीश ने जो ही किवाड़ खोला त्यों ही उसे महसूस हुआ कि न जाने कौन तेज कदमों से परे हट गया है। वह डरता हुआ पीछे हटकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, क्या हुआ सतीश? कुछ नहीं, तुम आओ। इतना कहकर वह उपेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर आ खड़ा हुआ। क्या घोर अंधेरा! एक तो कृष्ण पक्ष के आकाश में बादल छाए हुए हैं, उस पर चारों ओर की ऊंची ऊंची इमारतों ने उस अंधेरे को मानो धकेलते हुए लाकर नीचे के छोटे से आंगन के ऊपर और इस टूटे फूटे खुले बरामदे के अंदर बिल्कुल घनीभूत कर दिया है। दोनों अंदाजा लगाते हुए सीढ़ी के पास आए तो देखा नीचे मिट्टी के तेल की ढिबरी रखकर किरणमयी स्थिर होकर बैठी हुई है। उन दोनों के सीढ़ी के पास आते ही वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं रोशनी दिखाती हूँ, आप लोग सावधानी से नीचे उतर आइए, मैं आप लोगों के लिए ही बैठी हुई हूँ। इस अंधेरी ठंडी रात में, इस कड़ाके की सर्दी में, गीली भीगी जमीन पर अकेली बहू को अपनी प्रतीक्षा में बैठे देख और उसके आने वाले वैधव्य की बात को पल भर में याद कर उपेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। मुख्य दरवाजे के किवाड़ तब भी बंद नहीं किए गए थे। नीचे उतरते ही सतीश एकदम से गली में आकर खड़ा हो गया, लेकिन उपेंद्र पीछे से बाधा पाकर मुड़कर खड़े हो गए। किरणमयी अपनी दोनों सकरुण तीव्र आंखें उसके मुंह पर टिकाए एक विशेष मुद्रा बनाकर खड़ी है। पल भर के लिए उपेंद्र क्यों कर्तव्य विमूढ़ की भांति निश्चल बने रहे। किरण ने पूछा, उपेंद्र बाबू, आप हम लोगों के कौन हैं? इस अजीब प्रश्न का क्या उत्तर हो? उपेंद्र यह सोच नहीं सके। उसने फिर से उन्हें समझा कर कहा, क्या आप मेरे पति के कोई रिश्तेदार हैं? मेरे इस घर में आए इतने दिन हुए, लेकिन मैंने आपका नाम न उनसे ही सुना था न माँ से ही। सिर्फ जिस दिन आपको चिट्ठी लिखी गई थी उसी दिन मैंने आपका नाम सुना था, इसीलिए पूछ रही हूँ। बाहर से सतीश ने पुकारा, उपेन भैया आओ ना। उपेंद्र ने कहा, नहीं, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका खास दोस्त हूँ। मेरे पिताजी जब नोआखाली में थे तब हारान भैया के पिताजी भी वहाँ सरकारी स्कूल में मास्टरी करते थे। वे मुझे घर पर पढ़ाया करते थे। हारान भैया और मैं बहुत दिनों तक एक साथ पढ़े हैं। किरणमयी ने जरा हंसकर कहा,
ओ, इतनी सी बात है तो इसके लिए वसीयत की जाएगी। अच्छा उपेन बाबू, आप तो सब कुछ अपने नाम वसीयत करवा लेंगे। देर होते देखकर सतीश ने मुंह बढ़ाया था। उसी ने चट से जवाब दे डाला, ऐसा ही तो तय हुआ है। हारान के कमरे से बाहर निकलते समय कौन तेज कदमों से बाहर हट गया था यह उसने पहले ही समझ लिया था। बहू ने सतीश की ओर घूम कर देखा और कहा, अच्छा तो आप भी हैं, बहुत अच्छा, बहुत ठीक। इतने दिन इतनी तकलीफ उठाकर भी चाहे जैसे हो दोनों जून रोटियां मिल जाया करती थी, अब भीख मांगनी होगी। ऐसा ही हो, आप ही लोग आपस में सब कुछ बंटवारा कर लीजिएगा। उपेंद्र स्तंभित हो गए। सतीश ने जवाब दिया, जिसकी चीज है वह अगर अपनी चीज किसी को दे देता है तो किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। किरणमयी की दोनों आंखें आग की तरह जल उठीं। बोली, पर मुझे हक है। मरते वक्त आदमी की मति मारी जाती है, मेरे पति की भी मति मारी गई है, लेकिन आप लोग अपने नाम की वसीयत करवा लेने वाले कौन होते हैं? सतीश बिना किसी संकोच के तुरंत बोल उठा, यह तो नहीं मालूम, लेकिन हारान बाबू में आज भी बुद्धि है। मेरा अंतर्यामी इस बात की हामी भरता है। किरणमयी ने बड़े ताने भरे स्वर में जवाब दिया, क्या कहना है? लोग कहा करते हैं, खैर लोगों की बात जाने दीजिए। उपेंद्र की ओर देखकर बोली, लेकिन मैं यह पूछती हूं कि मैं कैसे जानूं कि अंत में आप मुझसे भीख न मंगवाएंगे? कैसे विश्वास करूं कि आप धोखा नहीं देंगे? इतनी बड़ी चोट अचानक उपेंद्र को मानो असहनीय प्रतीत हुई। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप अपने आप को संभालने लगे। सतीश ने मृदु स्वर में कहा, भाभी जी, यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। किरणमयी भी तुरंत उत्तर न दे सकी। इस ताने भरे संबोधन की ढिठाई से वह अवाक हो गई थी। कुछ देर तक वह निहारती रही, फिर बोली, जरूरी क्यों नहीं है? सतीश ने कहा था, नहीं भाभी जी, जरूरी नहीं है। अगर आप अपना हक खुद बर्बाद नहीं करती तो हारान बाबू को इतनी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं थी। इतनी रात गए बेकार का टंटा न बढ़ाइए, जरा सोच कर देखिए। तेज कार्बोलिक गंध से सांप जिस तरह फैलाया हुआ फन बात की बात में समेट चोट करने की बजाय अपनी जान बचाने की चिंता करने लगता है, यह निरुपमा, यह लीला कौशलमयी तेजस्विनी युवती पलक झपकते उसी प्रकार सिमट सी गई। बोली, जरा सुनूं भी तो कि मेरे विषय में उन्होंने क्या कहा है। उपेंद्र अब चुप न रह सके। इस गर्विता नारी का संदिग्ध तिरस्कार उन्हें गरम बर्छी की तरह बींधता रहा, तो भी उनका उदार अंतःकरण सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोह कर उठा। वह अनुचित उत्तेजना के द्वारा किसी गुप्त रहस्य को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इसे उन्होंने समझा था। सतीश को रोककर किरणमयी से बोले, क्यों आप सतीश के पागलपन पर कान देकर अपने आप को क्यों उद्विग्न कर रही हैं? पति की संपत्ति से पत्नी को वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप निश्चिंत रहें, लेकिन शायद आप लोगों को विशेष सुविधा होगी। यही सोचकर हारान भैया ने एक वसीयत करने की बात उठाई है, लेकिन आपकी सहमति के बिना वसीयत हरगिज नहीं बन पाएगी। रात बहुत हो चुकी है, आप किवाड़ बंद कर लीजिए। चल सतीश, अब देरी मत कर। उन्होंने सतीश को धकेल दिया और गली में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कल परसों फिर भेंट होगी, नमस्कार। उस निर्जन गली से बाहर निकलकर दोनों एक किराए की गाड़ी पर सवार हो गए और खुली खिड़कियों से रास्ते की कम होती भीड़ की ओर चुपचाप निहारते रहे। बात करने लायक मनः स्थिति उन दोनों में से किसी की भी नहीं थी। उपेंद्र व्यथित मन से सोचने लगे, कल ही घर लौट जाऊंगा, भला हो या बुरा इस विषय में मुझे हाथ डालने की जरूरत नहीं है। केवल लौटने के पहले यह देख आऊंगा कि हारान भैया का इलाज हो रहा है कि नहीं। इसके बाद और कुछ नहीं। 8 साल तक जो आदमी मन के बाहर पड़ा था वह बाहर ही पड़ा रहेगा। यह कहकर देह पर बैठे कीड़े मकोड़े की भांति इस विरक्तिकर चिंता को तेजी से दूर फेंककर उपेंद्र
गाड़ी के अंदर ही एक बार हिलडुल कर बैठ गए। सतीश को पुकार कर कहा, एक चुरुट दे तो रे, बड़ी सर्दी है। सतीश ने पॉकेट से चुरुट और दिया सलाई निकालकर उनके हाथ में दी और उसी प्रकार बाहर देखता रहा, कुछ बोला नहीं। उपेंद्र ने चुरुट सुलगाकर बार बार धुआं छोड़ते हुए सतीश को सुना कर कहा, यूं ही अंदर का अंधेरा धुएं की तरह निकल जाए। सतीश ने हामी नहीं भरी। घड़घड़ाती हुई किराए की गाड़ी परिचित अपरिचित राहों, मकानों, दुकानों, बाजारों को पार करती हुई चलने लगी। उपेंद्र पूरा चुरुट पी चुके। चुरुट का धुआं न जाने कहां आकाश में विलीन हो गया। वे फिर भी रास्ते के दोनों किनारे उसी तरह चुपचाप निहारते रहे। उपेंद्र ने मन ही मन सोचा, सतीश जरूर उन तमाम बातों पर सोच विचार कर कुछ तय कर रहा है, नहीं तो वह इतनी देर तक चुप रहने वाला जीव नहीं है। परंतु वह क्या सोच रहा है, इसका अनुमान करना चाहा तो उपेंद्र को शुरू से आखिर तक की सारी बातें याद आ गईं। वे भीतर ही भीतर कांप उठे और मन ही मन बोले, क्या घटना घटी है, और जो कुछ घटित हुआ है वह चाहे जितना भी शोचनीय क्यों ना हो, उसका एक संगत कारण वे इसी बीच निर्धारित कर सके हैं। सतीश क्या देखकर उस बेचारी अपरिचित नारी के साथ लड़ने को तैयार हो गया था, यह वे किसी भी तरह समझ नहीं सके। घर की बहू अपनी आने वाली मुसीबत में सिर्फ आत्मरक्षा के लिए भी दो कटु बातें कह सकती है। ऐसी सीधी बात को भी सतीश समझ नहीं सका था, यह वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। भले ही सतीश ने पढ़ाई लिखाई ना की हो, पर वह नासमझ नहीं है, उपेंद्र यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने इतनी पीड़ा अनुभव की। मरणासन हारान की वसीयत के प्रस्ताव में एक विशेषता थी, इसीलिए उपेंद्र ने कम समय के अंदर ही बहुत सारी बातें सोची थी। लंगोटिया यार की अधमरी देह की बगल में बैठकर उन्होंने सोचा था कि वे इन दोनों अनाथ महिलाओं का जीवन भर भरण पोषण और देखभाल करेंगे। एक स्वास्थ्यप्रद तीर्थ स्थान में एक छोटा सा मकान खरीद देंगे। वह मकान शांत, हालांकि मजबूती से घिरा होगा। उस मकान में पेड़ पौधे होंगे और उस मकान के चारों ओर ईमानदार और शरीफ लोगों के घर होंगे। पालतू गाय बछड़ों की सेवा करके, अतिथि ब्राह्मणों की पूजा करके, व्रत उपवास करके इन दोनों नारियों के दिन जिस तरह बीत जाएंगे, इसका एक मधुर काल्पनिक चित्र उपेंद्र के दिमाग में उभर उठा था। इस चित्र के एक किनारे पेड़ पौधों की आड़ में सारी जरूरी चीजों के पीछे वे अपनी थोड़ी सी जगह शायद अपने अनजाने में ही बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय किरणमयी के गंदे आरोप, संदेह भरी क्रुद्ध गर्म सांस ने बवंडर की नाई उस चित्र का चिन्ह तक उड़ा दिया। उपेंद्र अब चुप नहीं रह सके। उन्होंने सतीश को पुकार कर कहा, सतीश, तू क्या सोच रहा है रे? सतीश ने बाहर से दृष्टि हटा ली और उपेंद्र की ओर निहारते हुए कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ जानते हो उपेन भैया? बचपन में मैंने एक बंगला उपन्यास पढ़ा था, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उपेंद्र ने प्रश्न किया, कौन सा उपन्यास? सतीश ने कहा, उस उपन्यास का नाम तो याद नहीं है, उसके लेखक का नाम भी ठीक से याद नहीं आता है, लेकिन उसका लेखक बहुत बड़ा आदमी है। मगर उसकी कहानी मुझे साफ साफ याद है, बड़ी सुंदर कहानी है। उपेंद्र उत्सुक होकर उसकी ओर देखने लगे। सतीश ने शिकायत भरे स्वर में कहा, हमेशा अंग्रेजी पढ़ने में ही तुमने अपना दिन बिताया उपेन भैया, किसी दिन बंगला की ओर देखा तक नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी किताबें हैं जिन्हें एक बार पढ़ने से ज्ञान पैदा होता है। इतना कहकर वह एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गया। उपेंद्र ने झुंझला कर कहा, पहले तू उस उपन्यास की कहानी तो सुना, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना ज्ञान पैदा होता है। सतीश हंसा, बोला, कहानी सुनकर तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर तू सुना तो। सतीश ने कहा, बड़ी सुंदर कहानी है। एक बड़े जमींदार नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। एक दिन शाम के समय अचानक आसमान में बादल घिराए, जोरों से आंधी पानी भी शुरू हो गया। वे भय के मारे किनारे उतर गए। सामने ही एक बहुत बड़ा
टूटा फूटा मकान था। पानी से बचने के लिए वे उसी मकान में घुस गए। उस मकान के हर कमरे में अंधेरा था, कहीं कोई आदमी नहीं था। सारे मकान में घूमते घूमते अंत में उन्होंने ऊपर के एक कमरे में देखा कि वहां टिमटिमाता हुआ एक दिया जल रहा है और फटे बिस्तर पर एक मुमूर्ष आदमी पड़ा हुआ है और उसकी कमल नयनी रूपवती पत्नी जमीन पर दहाड़े मारकर रो रही है। उस रात उसने एक डरावना सपना देखा था। अच्छा उपेन भैया, तुम यह विश्वास करते हो कि सपने में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सच होता है? अच्छा उपेन भैया, क्या तुम सपने को मानते हो? उपेंद्र ने संक्षेप में कहा, नहीं। उसके बाद? सतीश ने कहा, उसके बाद उसी रात वह आदमी चल बसा। जमींदार ने उस कमल नयनी विधवा को घर लाकर जबरदस्ती उससे विवाह कर लिया। चारों ओर से थू थू होने लगी और इसी दुख से उसकी पहली पत्नी ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। बार बार कमल नयनी के उल्लेख से उपेंद्र ने समझा कि सतीश विष वृक्ष का जीर्णोद्धार कर रहा है और सतीश की इस अजीब स्मरण शक्ति के परिचय से दूसरे समय शायद वे खूब हंसते, लेकिन अभी उन्हें हंसी नहीं आई। इस ऊटपटांग कथानक के अंदर से एक गंदा इशारा तीर की तरह आकर उसकी छाती में बिंधा। यह तो सतीश की याददाश्त नहीं है, यह तो उसकी आशंका है। यह आशंका क्या और किसको आधार बनाकर उसने विष वृक्ष की कहानी को तोड़ मरोड़ कर उसे अपने सांचे में ढाल लिया है। यह बात सोचकर उपेंद्र गंभीर लज्जा से संकुचित हो गए। सतीश को अंधेरे में यह दिखाई नहीं पड़ा कि पल भर के लिए उपेंद्र का मुंह पीला पड़ गया है। सतीश ने जले पर नमक छिड़ककर फिर कहा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो उपेन भैया। उपेंद्र कोई उत्तर न दे सके। बहुत देर तक चुप रहकर धीरे धीरे बोले, बंगला उपन्यास की बात रहने दो, लेकिन सुनो तो सही कि तुम मुझे कैसे उपदेश देना चाहते हो। सतीश हंस पड़ा। लो भला उपेन भैया, तुम गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन पांव पड़कर तुमसे अनुरोध कर सकता हूँ कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। वे लोग माने कौन लोग? जरा सुनो तो सही। सतीश ने कहा, गुस्सा मत करो उपेन भैया। बहुवचन का प्रयोग मैंने सिर्फ शराफत दिखाने के लिए किया है। मैंने हारान बाबू की बात नहीं की है। वे तो अच्छे बुरे के परे हो चुके हैं। उनकी माँ को भी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। मेरा संकेत तीसरे व्यक्ति की ओर है। तीसरे व्यक्ति का क्या अपराध है? देखो सतीश, तुम्हारे पिता अगर अपना सब कुछ किसी दूसरे आदमी के नाम वसीयत कर देने की ठान लें तो तुम खूब खुश होगे ना? नहीं उपेन भैया, आशीर्वाद दो मुझे कि पिताजी को ऐसा करने की जरूरत न पड़े। मैं जानता हूँ कि वे मुझे अच्छा नहीं समझते, मुझसे खुश भी नहीं रहते। मैं तो उनका बुरा बेटा हूँ, किंतु बुरा होकर भी मैं उनके मरते समय सज धज कर नहीं घूमूंगा। आज मेरी शेखी को माफ़ करना उपेन भैया, लेकिन तुम्हारी तनिक भी नज़र होती तो भी तुम्हें दिखाई पड़ती कि हारान बाबू का ऐसा प्रस्ताव सिर्फ उनकी सनक नहीं है, बल्कि उनकी बहुत दिनों के सोच विचार करने का नतीजा है। सतीश ने फिर कहा, तुम यह मत सोचो उपेन भैया कि तुम्हें सारा भार सौंपते समय वे अपनी पत्नी की बात भूल गए थे अथवा शर्म के मारे कह नहीं पा रहे थे, बल्कि मेरा विश्वास है कि अगर तुम उसकी चर्चा नहीं करते तो वे अपनी मर्जी से उसकी कोई बात नहीं करते। उपेंद्र मन ही मन बहुत खींचते रहे तो भी अब तक चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन पर स्त्री के संबंध में ऐसी संदिग्ध इंगित उनके लिए असहनीय हो उठा। वे कठोर स्वर में बोल उठे, सतीश, तुम इतना नीच हो गए हो, यह मैंने सोचा तक नहीं था। शायद तुम जान पहचान के स्तर से भी नीचे गिर गए हो। सतीश हंसा, बोला, मैं नीच हो गया हूं इसीलिए कि बुरे को बुरा कहा है? कौन अच्छा है कौन बुरा है यह कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? किसे कहते हैं अधिकार? यह अंग्रेजी शब्द है, बंगला में इसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे समाज में अधिकार अनधिकार का इतना सूक्ष्म विचार नहीं किया जा सकता है। बहुतेरे लोग जेल के कैदी को चोर कहने में भी आपत्ति करते हैं, लेकिन आम 5 आदमी भी उस बात को मानकर नहीं चल सकते। वह दूसरी बात है।
चोरी सिद्ध करके ही किसी को चोर कहा जाता है, चोर जेल जाता है। किंतु इसके संबंध में तुम्हें क्या प्रमाण मिला है? यह दीगर बात है। किसी को चोर तभी कहा जाता है जब यह साबित हो जाता है कि उसने चोरी की है। चोर जेल जाता है, लेकिन इसके संबंध में तुम्हें क्या सबूत मिला है? जुर्म साबित ना होते हुए भी बहुत से लोग जेल जाते हैं। यह है जज के हाथ में। फिर मैं तुम जिसे राई समझते हैं, जज के लिए हो सकता है वह पहाड़ पर्वत हो। आज तुम्हारे संबंध में भी यही बात लागू होती है। यह मत सोचना उपेन भैया कि मैं गलती कर रहा हूँ। इतनी बड़ी दुनिया आंखों के सामने है, फिर भी बहुत से लोग ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण ढूंढ नहीं पाते हैं। मैं जानता हूँ तुम गुस्सा करोगे, लेकिन तुम हमेशा अच्छों के साथ घुले मिले हो। अच्छा देखा है तुमने, अच्छे बने हुए हो। लेकिन मेरी तरह अच्छे बुरे को देखकर अगर तुम परिपक्व होते तो मुझे इतनी बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी अपनी ही आंखों को दिखाई पड़ जाती हैं। उपेंद्र कुछ देर चुप रहकर बोले, सारी चीज़ें मेरी आंखों को दिखाई पड़े इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, और परिपक्व होने के वास्ते मैं तेरे जैसा नीच हो भी नहीं सकूंगा। तू यह प्रसंग बंद कर। गाड़ी फाटक के अंदर घुस रही है, लेकिन एक बात तू याद रखना सतीश, वह यह कि आप परिपक्व का दाम क्या है यह तू सिर्फ तब समझेगा जब तू और भी परिपक्व होगा। दूसरे दिन उठने में उपेंद्र को देर हो गई है। सूर्य निकले बहुत देर हो चुकी है। यह बात खिड़की से आने वाले प्रकाश की ओर देखते ही उनकी समझ में आ गई। उपेंद्र अचकचाकर उठ बैठे। कमरे में सतीश न था। वह पता नहीं कहाँ गया है। बाहर बिहारी खड़ा है। उसने आकर खबर दी, सतीश बाबू सामने के बगीचे में कुश्ती लड़ रहे हैं। नीचे चाय दी जा चुकी है, वहाँ साहब वगैरह इंतज़ार कर रहे हैं। उपेंद्र झटपट तैयार होकर ज्यों ही नीचे उतरे, त्यों ही ज्योतिष उनका हाथ पकड़कर उन्हें चाय की टेबल तक ले आए। वहाँ उनकी बहन सरोजनी इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अखबार को फेंक दिया और मुस्कुराती हुई बोली, कल रात 10 बजे तक हम लोग आप लोगों की बाट जोहते हुए बैठे थे। अंत में मझले भैया ने कहा, ज़रूर कोई निर्दय दोस्त रास्ते से गिरफ्तार कर उन लोगों को ले गए होंगे, और आप लोग हो सकता है रात को हरगिज़ न लौट सकें। हाँ, तो लौटने में कल कितनी रात हुई थी उपेन बाबू? उपेंद्र ने हंसकर कहा, 11 बज गए थे। खास काम से हम लोग अटक गए थे। आप सबको हमने तकलीफ दी है। ज्योतिष ने कहा, हमने यह नहीं सोचा था कि तुम लोग रास्ते में घूम फिर रहे थे। पर सतीश बाबू कहाँ गए? बिहारी ने हाजिर होकर नम्रता पूर्वक कहा, सतीश बाबू बगीचे के दूसरी ओर कुश्ती लड़ रहे हैं और उन्हें खबर दी जा चुकी है। बिहारी चला गया। ज्योतिष ने उपेंद्र की ओर देखकर कहा, कुश्ती क्या होती है? क्या वहाँ और भी कोई है? उपेंद्र ने कहा, मैं तो नहीं जानता। वह कुश्ती नहीं लड़ रहा होगा। उसे बचपन से व्यायाम करने की आदत है, इसीलिए वैसा ही कुछ कर रहा होगा। सरोजनी कल दोपहर को म्यूजियम देखने गई थी। शाम के बाद घर लौटकर वे सुन पाईं कि उपेंद्र बाबू और उनका दोस्त आए हैं, लेकिन तब ये लोग पथुरिया घाट के लिए रवाना हो चुके थे। उन्होंने उपेंद्र से पूछा, सतीश बाबू कौन है उपेन बाबू? मैंने तो उन्हें देखा नहीं है। कल जिस समय हम लोग आए थे उस समय आप घर पर नहीं थीं। सतीश मेरा बचपन का दोस्त है, यद्यपि उम्र में वह मुझसे बहुत छोटा है। लीजिए, आ गया। सतीश कमरे में घुसा। क्या सुंदर बलिष्ठ चौड़ी छाती वाली देह है। कपाल पर तब भी पसीने की बूंदें चुहचहा रही थीं। गोरे सलोने मुखड़े पर रक्तिम आभा पड़ने की वजह से वह और भी सुंदर दिख रहा था। सरोजिनी ने पल भर उसे निहारा, फिर अपनी आंखें नीची कर लीं। ज्योतिष ने कहा, बिहारी कह रहा था कि आप कुश्ती लड़ रहे थे। कुश्ती लड़िए या चाहे कुछ भी कीजिए, आपकी देह देखकर मुझे ईर्ष्या होती है। शायद मेरे जैसे 4-5 आदमी भी आपके पास नहीं फटक सकते। सतीश ने जरा मुस्कुरा कर कहा, बिना परीक्षा लिए इतना बड़ा सर्टिफिकेट मत दीजिए। इसके अलावा केवल शारीरिक शक्ति का मूल्य ही क्या है? मुझमें और कोई शक्ति तो है नहीं। बात के अंतिम हिस्से में दुख का आभास गूंजा। सरोजनी ने प्याली में चाय डालते डालते
मन ही मन अंदाजा लगाया। सतीश बाबू की आर्थिक अवस्था शायद अच्छी नहीं है। ज्योतिष तो पहले ही उपेंद्र से सब कहानी सुन चुके थे। वे चुपचाप रहे। इसी बीच चाय के प्याले भर उठे। सतीश उस ओर देखे बिना दीवार पर टंगे हुए एक चित्र की तरफ निहारता रहा। ज्योतिष ने कहा, आइए सतीश बाबू, चाय तैयार है। सतीश निकट आया और मुस्कुरा कर बोला, आप लोग शुरू कीजिए, मैं बिना नहाए कुछ नहीं खाता। कमाल है, मुझे तो यह बात मालूम ही न थी। तो जाइए, देर मत कीजिए। नहीं नहीं, आप व्यग्र मत होइए, मैं अपने समय पर नहा लूँगा। इसके अलावा सवेरे सवेरे खाने की मेरी आदत नहीं है। हाँ, मेरा दोपहर का खाना आम 5 आदमियों से कुछ अधिक होता है। चाय आदि बेकार की चीज़ें खाकर भूख को बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग चाय पीते रहें, तब तक मैं हारमोनियम लेकर 2 भजन गाता हूँ। आप लोगों के दोनों काम चलते रहें। गाना गाने का प्रस्ताव सुनकर सरोजनी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। मुंह उठाकर सहसा बोल उठी, हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे ही पल शर्मिंदा होकर मुंह नीचा कर लिया। उनकी बात उनके अपने कानों में भी कैसी कैसी लगी। ज्योतिष ने हंसकर कहा, मेरी बहन को गाना सुनने का अवसर मिल जाए तो और कुछ न चाहिए। नहीं नहीं सतीश बाबू, आप। उपेंद्र अब तक चुप बैठे मन ही मन कुढ़ रहे थे। बोल उठे, नहीं नहीं, वह बिना नहाए सवेरे सवेरे कुछ नहीं खाता। हम उसकी मान मनौती करते रहें और इधर चाय ठंडी हो जाए, यह मुझे पसंद नहीं। ले सतीश, तुझे कौन सा भजन वजन गाना है, गा ले, मुझे और भी काम है। इतना कहकर उन्होंने चाय का प्याला मुंह से लगाया। ज्योतिष ने मन ही मन बहुत आराम महसूस किया और मंद मंद मुस्कुराने लगे। सतीश दूर में एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अब उसे गाना गाने का उत्साह न रहा। सरोजनी अनमनी होकर चाय मिलाने लगी। उपेंद्र ने चाय पीते पीते कहा, कहीं भी इसके मारे मुझे शांति नहीं मिलती। ऐसी निराली तबीयत का आदमी है कि कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर ही देता है। गनीमत यही है कि इसने सवेरे सवेरे भजन गाने के बदले बांसुरी बजाने का प्रस्ताव नहीं किया। किसी को इस बात में रत्ती भर की सच्चाई का अनुभव न हुआ। सभी हंसी समझकर हंसने लगे। इस बीच चाय का दौर चलने लगा। उधर सतीश चुपचाप अब बैठा नहीं रह सका। वह उठा और घूम घूम कर दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें देखने लगा। शाम के बाद एक समय सरोजनी ने धीरे धीरे उपेंद्र से कहा, सवेरे आपने गाना नहीं सुनने दिया, यह आपने बड़ा अन्याय किया। उपेंद्र ने कहा, अच्छा, इस समय उसकी भरपाई हो सकती है, सतीश को आने दीजिए। ज्योतिष ने कहा, हाँ हाँ, यह सच है। उपेंद्र, ऐसी सर्दी पड़ रही है कि बाहर निकलने को जी नहीं चाहता। जरा सा गाना बजाना हो तो बुरा नहीं होता। लेकिन सतीश बाबू हैं कहाँ? कहीं डॉक्टरी करने तो नहीं गए हैं? उपेंद्र ने कहा, हो सकता है, शायद वह जान पहचान वालों से मिलने गया हो। सरोजनी ने चकित होकर पूछा, सतीश बाबू डॉक्टर हैं क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, हाँ। ज्योतिष ने कहा, नहीं उपेंद्र, सिर्फ स्कूल में पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कुछ दिन रहे बिना व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, नहीं तो नीम हकीम की तरह लोगों की जान लेते फिरेंगे। तुम कहो तो मैं एक डॉक्टर से परिचय करा दे सकता हूँ, लेकिन दोनों की आपस में कहाँ तक पटरी बैठेगी नहीं कहा जा सकता है। तुम जैसा सर्टिफिकेट दे रहे हो। उपेंद्र ने कहा, वे अच्छे आदमी होंगे तो जरूर पटरी बैठेगी, नहीं तो सिर फुटौल की नौबत आ सकती है। सरोजनी चकित होकर देखने लगी। ज्योतिष ने कहा, तब तो और भी अच्छा होगा। उपेंद्र ने कहा, तो ठीक है, उसे पहचान कर, उसके सारे गुण दोषों को समझकर जो उसके मन को वश में कर लेगा, उसे बड़ी ही अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन उसके मन को वश में करना ही तो कठिन है। यह नहीं कि वह जटिल या नासमझ है, बल्कि बड़ा सीधा, बड़ा साफ है। मुझे लगता है कि उसका मन इतना सरल और साफ है, इसीलिए आदमी उसे गलत समझता है। मन ना मिलने पर भी हम जहाँ सभ्यता की दुहाई देते हैं और शिष्ट भाव से भलमनसाहत के लिहाज से मन मुटाव पैदा करके
मन में एक मैल रख के चुपचाप चले आते हैं, वहीं वह हाथापाई कर पूर्णतः निपटारा करके ही आता है। मन को भारी करके नहीं आता। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा है कि उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क हुआ है। इसीलिए मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। ज्योतिष हंसने लगे, बोले, इसीलिए तुम कह रहे थे कि उसे लेकर आम लोगों के बीच चलना फिरना कठिन है। तब उपेंद्र का मन ज्योतिष की ओर नहीं था, इसीलिए उनकी बातें कानों में गईं तो भी हृदय में न पहुंची। कल रात अपने बचपन के दोस्त के प्रति उन्होंने जो व्यवहार किया था और कटु शब्दों का जिस तरह प्रयोग किया, वह उन्हें भीतर ही भीतर दुख पहुंचा रहा था। इसीलिए बातों ही बातों में उनका मन विगत दिनों के एकांत प्रदेश में घुस गया था। किशोरावस्था के छोटे बड़े झगड़े टंटे, विभिन्न मोहल्लों के हमउम्र तथा बड़े लड़कों के साथ हाथापाई, मारपीट, वाद विवाद और बहुत सारी आफत मुसीबतों में हर जगह सतीश अपने लंबे चौड़े डील डॉल और भरपूर ताकत लेकर उसकी बगल में आ खड़ा हुआ था। इन तमाम यादों और भूली बिसरी कहानियों के बीच आकर अचानक उनका हृदय अनुतप्त हो उठा और ज्योतिष की बात पर उपेंद्र ने जब यह कहा कि हाँ, इसीलिए, ठीक इसीलिए मैं उसे हमेशा प्यार करता हूँ, तो ज्योतिष और सरोजनी विस्मित मुंह से उसे निहारते रहे। दोनों में से कोई भी इन असंगत बातों का अर्थ समझने में सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरा प्रश्न करने का भी समय नहीं रहा। चुपचाप पर्दा हटाकर सतीश घुसा। सबसे पहले सतीश सरोजनी को दिखाई पड़ा। सरोजनी अंदर आकर विभोर होकर सतीश का स्वागत करती हुई बोल उठी, अच्छा हुआ सतीश बाबू आ गए हैं। सतीश ने चुपचाप सबको देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, शायद मेरी बात हो रही थी। उपेन भैया मुझे अब किसी के सामने मुंह दिखाने योग्य न रहने देंगे। कहकर पास पड़ी एक गद्दीदार आराम कुर्सी पर बैठने जा रहा था कि उपेंद्र ने हाथ से हारमोनियम दिखा दिया और मजाक करता हुआ कहा, एक बारगी वहां जाकर बैठो। सरोजनी अभी अभी मुझे दोष दे रही थी कि सिर्फ मेरे चलते तुमने गाना नहीं गाया। सतीश बताई हुई जगह पर जाकर बैठा और मजाक करता हुआ बोला, पर अभी तो मैं गा नहीं सकूंगा, या तो मेरी बांसुरी बजाने का समय है उपेन भैया। उस रात जरा अधिक देर से महफिल टूटने के बाद बिस्तर पर लेट सरोजनी लंबी सांस छोड़कर मन ही मन बोली, वे अगर हमारे कोई रिश्तेदार होते तो उन्हीं से मैं गाना सीखती। उन्हें संगीत सिखाने के वास्ते एक गैर बंगाली उस्ताद रखा गया था। उसकी जगह सतीश को रखने के लिए तरह तरह के उपाय सोचते सोचते एक समय वह सो गईं। उपेंद्र और सतीश चले गए तो किवाड़ बंद करके वहीं किरणमयी खड़ी रही। अंधेरे में उसकी आंखें हिंसक पशु के समान जलने लगी। उसे लगने लगा भागती हुई जाकर किसी का कलेजा दांतों से चीर सके तो वह जी उठे। हाथ के दिए को ऊपर उठाकर पागलों की सी मुद्रा बनाकर बोली, आग लगा देने का उपाय होता तो मैं आग लगा देती। आग लगाकर जहां जी चाहता मैं चल देती। गुहार करके, चीख चिल्ला करके, बुढ़ी तिल तिल करके जल मरती। मुझसे वैर करने का वह अवसर ही नहीं पाती। इस जाड़े की रात में भी उसके गोरे गालों और माथे पर पसीने की बूंदें निकल आई थीं। उन्हें हाथ से पोंछते पोंछते अचानक अपने आप को धिक्कारती हुई बोल उठी, क्यों मैंने खबर होने दी, क्यों मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। लेकिन मैं यह विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सारी कारस्तानी उस अभागन बुढ़िया की है। अपने बेटे के साथ साठ गांठ करके उसी ने ऐसा करवाया है। सतीश की बातें बिच्छू के डंक की भांति लगी। इन दोनों आदमियों ने कितना कुछ सुना है, इसमें उसे रत्ती भर भी संदेह नहीं था। लेकिन कितना और क्या क्या सुना है, यह निश्चित रूप से समझ ना पाने के कारण वह और भी छटपटाने लगी। उसे उसके पति और सास दोनों ने मिलकर यह समझाया था कि उपेन जैसा आदमी नहीं होता है। वह आ गया तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा। क्यों उसने उनकी बातों पर विश्वास किया था? क्यों उसने अपने हाथ से चिट्ठी लिख दी थी? अंधेरे सीलन भरे आंगन के एक किनारे खड़ी होकर यह गुस्से से पागल हुई नारी उन लोगों को झूठे, मक्कार, शैतान आदि कितना क्या कुछ कहकर भी तृप्ति नहीं पा सकी।
क्रोध और ईर्ष्या ने उसके हृदय में जो क्षोभ पैदा किया है, उसका कण मात्र प्रकट करने लायक शब्द भी उसकी समझ में नहीं आया। तब उसने तन मन से प्रार्थना की कि इस अधमरे आदमी की आज रात आखिरी रात हो। 2 दिनों के बाद सवेरे किरणमयी रसोई घर में बैठ तरकारी काट रही थी। तभी दाई ने आकर खबर दी, डॉक्टर साहब आए हैं। किरणमयी ने हंसुली से मुंह उठाए बिना कहा, माँ आज अच्छी है, तू जाकर उनसे कह दे। दाई कुछ आश्चर्य में पड़ गई, कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, वे उसी कमरे में बैठे हुए हैं। उसकी बात के विशेष अर्थ की ओर तनिक भी ध्यान न देकर किरणमयी ने सहज भाव से कहा, उसकी दवा तो कोई खाता नहीं, फिर भी वह क्यों आता है मैं नहीं जानती। तू जा अपना काम कर, वह खुद ही चला जाएगा। इस डॉक्टर की दवा काम नहीं आती। दाई के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह यहाँ क्यों आता है, यह प्रश्न पूर्णतः नया था। वह आश्चर्य में पड़कर सोचने लगी, कल शाम को वह घर चली गई थी। इस बीच अचानक कौन सी ऐसी घटना हो गई कि डॉक्टर का इस घर में आना अनावश्यक हो गया। फिर भी साहस करके वह फिर एक बार बोली, अच्छा मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम एक बार हो आओ ना। किरणमयी सहसा अत्यंत रूखे भाव से बोल उठी, तू जा, अपना कोई काम काज हो तो जाकर उसे कर। इस अचानक उग्रता से दाई एकदम सहम गई। इस घर में वह खूब पुरानी नहीं है, इसके पहले भी ऐसे अकारण रूखेपन का परिचय वह पा चुकी है, लेकिन ठीक इस प्रकार का तीखापन उसने देखा हो या वह याद नहीं कर सकी। कोई और समय होता तो वह भी शायद क्रोध करती, लेकिन आज उसने गुस्सा नहीं किया। अति विस्मय से वह अभिभूत हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर तक चुप रहकर वह धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास आई जहां डॉक्टर बैठा हुआ था, और डॉक्टर से कहा, वे काम में मशगूल हैं, अभी आप जाइए। डॉक्टर पैरों के पास अपना बैग रखकर उसी चौकी पर उद्विग्न मुंह से बैठा हुआ था। बोला, या क्या कहती है तू, वे काम में मशगूल हैं? काम तो मुझे भी है, दाई ने कहा। तो जाओ ना बाबू। डॉक्टर अचंभे में पड़ गया। बोला, तो फिर एक बार उनसे जाकर कह कि मुझे एक खास जरूरी काम है। दाई बोली, आखिर आप समझते क्यों नहीं हैं डॉक्टर साहब, मैंने उनसे बहुत कहा है, अब मैं उनसे नहीं कह सकती, वह सब मैं कुछ नहीं जानती, आज आप जाइए। इस उपेक्षा और लांछन से पहले तो डॉक्टर को गहरी चोट पहुंची, लेकिन दूसरे ही पल एक लज्जाजनक दुर्घटना की संभावना ज्यों ही उनके मन में जागी, त्यों ही वह अंदरूनी बात सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे इंतजार करते हुए रहने में आपत्ति नहीं थी, और वह इंतजार करता भी रहा। लेकिन अब चले जाने का मन बनाकर उसने अपना बैग उठा लिया और मुंह उठाते ही देखा, दरवाजे के सामने किरणमयी है। डॉक्टर ने मन में आए अभिमान को दबा कर कहा, जरा हटो, बहुत देर हो गई, और भी बहुत सारे रोगी मेरी राह देख रहे होंगे। माँ अच्छी हैं आज तो? हाँ, माँ अच्छी हैं, कहकर किरणमयी रास्ता छोड़कर एक किनारे हटकर खड़ी हो गई। लेकिन डॉक्टर के पांव नहीं उठे, हालांकि खुद जाने का प्रस्ताव करके खड़ा रहना भी कठिन हो गया। किरणमयी मंद मंद मुस्कुराने लगी, बोली, जाओ ना। डॉक्टर ने मुंह उठाकर त्योरियां चढ़ाईं, कहा, तुम क्या सोचती हो कि मैं जा नहीं सकता? मैं क्या पागल हूं जो यह सोचूंगी कि तुम जा नहीं सकते? हाँ, तो डॉक्टर तुम्हारे कितने रोगी तुम्हारी राह देख रहे होंगे, जरा सुनूं तो सही। कहकर वह मुंह फेर कर हंसने लगी। नाराज डॉक्टर का पहले तो जी चाहा कि थप्पड़ मारकर उसका मुंह बंद करा दे, लेकिन ऐसा करना संभव तो नहीं था। सिर्फ बोला, जाओ तुम। मैं कहाँ जाऊंगी, यह घर तो मेरा है, जाना होगा तो तुम्ही को जाना होगा। मैं जा रहा हूं, कहकर ज्यों ही वह जाने को तैयार हुआ, त्यों ही किरणमयी ने अपने दोनों हाथों से चौखट के दोनों बाजुओं को पकड़कर रास्ता रोका और कहा, जा रहे हो, लेकिन यह जान लो कि यह तुम आखिरी बार जा रहे हो। उसकी आवाज और उसके मुंह के आश्चर्यजनक परिवर्तन से डॉक्टर शंकित हुआ, लेकिन मुंह से बोला, अच्छी बात है,
यह मैं आखिरी बार जा रहा हूं। किरणमयी बोली, सचमुच ही या तुम आखिरी बार जा रहे हो? खैर, जब आ गए हो तो सब कुछ साफ साफ जान लो। अच्छा, तुम वहां बैठो। डॉक्टर से बैग लेकर उसने फर्श पर रख दिया और हाथ से कुर्सी दिखाती हुई बोली, खाना बनाना है, ज्यादा समय नहीं है, संक्षेप में बताती हूं। उसी समय दाई ने आकर खबर दी, 2 आदमी आ रहे हैं। साथ ही साथ नीचे जूतों की आहट सुनाई पड़ी। उसे सुनकर किरणमयी शिकारी के डर से डरी हुई हिरणी की भांति दाई को तेजी से धकेलकर कमरे से दौड़ती हुई निकल गई। डॉक्टर और दाई अचरज में पड़कर एक दूसरे का मुंह निहारते रहे। थोड़ी ही देर के बाद जूतों की आहट दरवाजे के पास आकर रुक गई। डॉक्टर ने देखा 2 अपरिचित आदमी हैं। उन दोनों आदमियों ने देखा डॉक्टर है। उनकी कोट के पॉकेट में स्टेथोस्कोप दिखाई पड़ा। इससे यह मालूम हो गया कि वह व्यक्ति डॉक्टर है। उपेंद्र और सतीश ने देखा डॉक्टर का चेहरा अत्यंत सूखा हुआ है। दुर्घटना की आशंका करके उपेंद्र ने पूछा, हारान भैया की हालत कैसी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर चुप रहा। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उपेंद्र ने और अधिक शंकित होकर प्रश्न किया, अभी उनकी हालत कैसी है? तो भी डॉक्टर ने बात नहीं की। बिहवल की भांति वह देखता रहा। दाई ने कहा, तुम जाओ ना डॉक्टर साहब, अभी तक खड़े क्यों हो? डॉक्टर व्यस्त होकर अपना बैग उठाकर बोला, मैं जाता हूं, मुझे बहुत काम है। यह कहकर उपेंद्र और सतीश के बीच से ही वह तेज कदमों से नीचे उतर गया और उसके पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई दाई पता नहीं कहां विलीन हो गई। इसका पता भी नहीं चला। उस सुनसान टूटे फूटे मकान के टूटे फूटे बरामदे में दिन के 9 बजे उपेंद्र और सतीश चुपचाप आश्चर्य से एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद सतीश बोला, उपेन भैया, हारान बाबू की माँ क्या पागल हैं? उपेंद्र बोले, वह हारान भैया की माँ नहीं है, और कोई है, शायद दाई है। लेकिन मैं सोचता हूं डॉक्टर इस तरह क्यों चला गया? सतीश बोला, जैसे चोर पकड़े जाने के डर से भाग जाता है, डॉक्टर ठीक उसी तरह भाग गया। उपेंद्र अनमने भाव से बोले, हाँ, लगभग उसी तरह वह भाग गया। यहां तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। वह कमरा हारान भैया का है ना? सतीश बोला, हाँ, चलो चलें। लेकिन अचानक उसमें घुसने की हिम्मत नहीं होती है। मुझे डर लग रहा है, हो सकता है कुछ हो गया हो। सतीश बोला, ऐसी बात होती तो हो हल्ला मचाने वाले जुट जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी समय नजर आया, उस किनारे के बरामदे से घूमकर बहू आ रही है। लगा मानो वह अभी अभी रो रही थी, आंखें पोंछकर उठकर आ रही है। कल दिए की रोशनी में जो मुंह सुंदर दिख रहा था, आज दिन के वक्त सूरज की रोशनी में यह साफ साफ समझ में आ गया कि ऐसी सुंदरता और किसी दिन नजर नहीं आई थी, न किसी नारी में, न किसी नारी के चित्र में ही। बहू ने कहा, आज हम लोग तैयार नहीं थे। मैंने सोचा था कि आप आने की बात कह गए तो भी हो सकता है आप न आ सकें। सतीश की ओर निहार कर वह सहसा मंद मंद मुस्कुरा कर बोली, तो आप भी हैं? आज सतीश ने सिर झुका लिया। उपेंद्र ने पूछा, हारान भैया कैसे हैं? बहू ने संक्षेप में उत्तर दिया, जैसे थे वैसे ही हैं। चलिए उस कमरे में चलें। हारान के कमरे में उनकी मां अघोरमयी बिस्तर की बगल में बैठी हुई थी। उपेंद्र ने ज्यों ही उन्हें प्रणाम किया, त्यों ही वे जोर जोर से रो उठी। हारान थके स्वर से मना करते हुए बोला, चुप रहो मां। उपेंद्र लज्जा से, दुख से एक ओर बैठ गए। सतीश इधर उधर निहार कर, मुंह को भरसक लटकाकर उस लकड़ी के संदूक पर जा बैठा। बहू पल भर खड़ी रहकर सतीश की ओर कड़कती बिजली की तरह कटाक्ष करके बाहर निकल गई, मानो साफ साफ धमकी दे गई हो, तुम लोग यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो।